हेलो बच्चों। तो कल हमने किया था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है। तो आज हम करने वाले थे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, हर बार मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसके जितने चाहे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल जो है वो लेकर के बताता हूँ कि इसको करना कैसे होता है, हमें देखना क्या होता है उस चीज के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए जो मेन चीज है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें याद होनी चाहिए। हालांकि नॉर्मली मुझे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल याद करने हैं वो हाइड्रोजन का, वाटर का, जिंक का एंड आफ्टर दैट होगा कॉपर का। मतलब आपको ज्यादा की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं पता होने चाहिए, आपको कुछ एक की ही रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता याद रखने होंगे। बाकी के जो ईपी वैल्यूज हैं या फिर जो भी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी वो आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया उसी दिन के जो एग्जांपल हमने यूज किया था। आपके पास क्या है बच्चों, मोल्टन क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन रियल क्या होता है कि डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मतलब हमारे पास कितने आए हैं, 2। एक रिएक्शन मैंने कहा था कहाँ होगा, एनोड के ऊपर होगा, ऐड कहाँ होगा, एनोड होगा, है ना। और एक हमने कहा था बच्चों कहाँ होगा, एक रिएक्शन जो है वो कहाँ होने वाली थी, कैथोड पर होने वाली थी। क्योंकि उस बीकर के अंदर एक तरफ एनोड था और एक तरफ कैथोड था, क्लियर है। तो बीकर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास एक इलेक्ट्रोड दे रखा है और हमने इसको बैटरी से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, ठीक है बच्चों। ये देखा, यहाँ आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब प्राइमरी चेंज मैंने बताया था क्या होता है कि डिसोसिएशन और जो आयंस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर के डिपॉजिट होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है ना। वो प्राइमरी चेंज था। मतलब एक अगर इधर आगे न्यूट्रलाइज होता है तो दूसरा इधर, डिपेंड करता है बैटरी की पोलैरिटी पर, है ना। अगर बैटरी की पोलैरिटी की बात करूं तो कैसे, तो ये देखा, अगर ये प्लस टर्मिनल है तो ये क्या होगा, माइनस। मतलब इस तरफ प्लस जाएगा और इस तरफ क्या जाएगा, माइनस जाएगा, क्लियर थी बात है। तो अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो एनोड के ऊपर हमने कहा देखा था कि ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर थी बात है। और एनोड की तरफ अगर मैं देखूं कि एनोड की तरफ कौन सा, जैसे यहाँ है आपके पास कौन सा, माइनस चार्ज, यहाँ है आपके पास कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये आपके पास क्या है बच्चों, एनोड है। एनोड की तरफ क्या मूव करेगा, क्लोरीन आयन मूव करेगा। कैथोड की तरफ क्या मूव करेगा, सोडियम आयन जो है वो मूव करेगा। तो हमने लिखा कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ऐसा होगा कि सर एनोड में क्लोरीन जो है वो एनोड के पास जाएगा और क्लोरीन वहां पर जाकर के क्या करेगा, Cl+ में 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके दे देगा, किसको, एनोड को। क्या बात ये क्लियर थी बच्चों, क्लियर है ना। चलिए ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो कैथोड पे क्या है कि सोडियम वहां जाता है, सोडियम पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा, Na बनाएगा, क्लियर। अच्छा, फिर इस रिएक्शन को कि Cl-1 जो है वो क्या करता है, Cl+1 इलेक्ट्रॉन बनाता है। इट कैन बी रिटन दैट कि हाफ ऑफ Cl2+1 इलेक्ट्रॉन, कि क्लोरीन को मैं क्लोरीन का हाफ भी बोल सकता हूं, क्लियर। तो इसका मतलब टोटल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होगा कि पहली रिएक्शन में मेरे पास क्या है, N किधर गया, ये रहा Cl नेगेटिव, ठीक है ना। प्लस में इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, आपके पास Na पॉजिटिव, प्लस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बात। फिर इधर क्या बनेगा आपके पास, Cl या फिर हाफ ऑफ Cl2, प्लस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट क्या है, ये दिख तो रहा है ना इसके अंदर, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Na और Cl तो मिलकर के क्या बन गए, NaCl बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 1/Cl2, प्लस में क्या बचा आपके पास, सोडियम। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है तो हाफ ऑफ Cl2 प्लस में सोडियम क्या मिलते हैं, एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलते हैं, क्लियर थी बात। जहां सोडियम मेटल कैथोड की साइड में जमा होता रहेगा, ठीक है ना। और जो क्लोरीन है, गैस है,
वो एनोड की साइड से क्या होती रहेगी बच्चों, इवोल्व होती रहेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसके अंदर। मतलब जो सोडियम है उसके बारे में हमने कर लिया। अच्छा एक बात याद रखना कि सोडियम जो है वो क्या करता है, कैथोड पर जा करके रिड्यूस हो रहा है। कैथोड पर जा करके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इस समय इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस का 2.71 वोल्ट होता है। ये याद रखना, अभी काम आएगा कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ई ऑफ रिडक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना होता है, माइनस का 2.71 वोल्ट होता है। क्लियर है बच्चों बात है। चलिए ये जो डाटा है इसको याद रखना। तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अगले एग्जांपल की तरफ। जो है हमने सोडियम क्लोराइड को ही लिया है लेकिन एक्वस फॉर्म में लिया, इसको समझ लेना बस, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ना एक चीज ना, एक आपको टॉपिक मिलेगा इसके अंदर, वो मिलेगा बेटा ओवर पोटेंशियल के नाम से, है ना, या बबल पोटेंशियल के नाम से मिलता है। ये ओवर पोटेंशियल क्या होता है कि कई जो रिएक्शन होती है वो उनका जो पोटेंशियल है ना, मतलब जिस पोटेंशियल पर वो क्या होती है, रिएक्शन जो है वो ब्रेक डाउन करना, टूटना या रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, फिजिबिलिटी स्टार्ट होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल किसके होता है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। कि लगभग सभी रिएक्शंस का जो पोटेंशियल है वो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, या उसी के क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन पर आपको ज्यादा पोटेंशियल क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, जो आपने सोचा है। क्या कह रहा हूं मैं कि कई बार आप क्या करते हो, बैटरी जो लगाते हो, जो पोटेंशियल आप उसको देते हो, लगभग रिएक्शन जो है वो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, कैथोड ने कितना वोल्टेज, एनोड का कितना वोल्टेज, इन दोनों को ऐड कर लो, ऑलमोस्ट इतना ही बैटरी आपको लगाना पड़ता है, इतने वोल्ट आपको देना पड़ता है कि वो रिएक्शन जो है वो आपको होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो उस थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज पर वर्क करती है। थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब जो आपको लगता है उससे ज्यादा क्या चाहिए, उसे पोटेंशियल चाहिए, उसे कहा जाता है ओवर पोटेंशियल। ठीक है ना, ओवर पोटेंशियल क्या है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है जिसकी जरूरत होती है रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए। हालांकि होना क्या चाहिए कि टोटल बैटरी का वोल्टेज और पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। और वो जो ऑलमोस्ट जो कमी है ना, वो कमी कहां पर आ जाती है, उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इलेक्ट्रोड में भी तो चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे कंज्यूम होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंज्यूम होते हैं। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कैसे है, बस मैंने वो याद आया बता दिया कि ओवर पोटेंशियल क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होता है जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, हमें लगता है जैसे हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, इसका मतलब इसको कुछ और ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, है ना, उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है, ओवर पोटेंशियल कहलाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात कर रहा था सोडियम क्लोराइड की, कौन से मीडियम में बच्चों, एक्वस मीडियम के अंदर। देन देयर आर कितने आयंस है, देयर आर 4 आयंस, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। क्लियर है बात? ये काफी बुक में ना डिस्चार्ज पोटेंशियल का जिक्र करते हैं, काफी बुक्स के अंदर स्टैंडर्ड पोटेंशियल का जिक्र करते हैं। हमारे चैप्टर के अंदर आपको एसआरपी तो पढ़ना ही है, तो मैं आपको इसको एसआरपी के बेस पे बता रहा हूं कि कौन पहले क्या होगा, जाकर के डिस्चार्ज होगा, मतलब कौन जाकर के क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा 4 आयन में। क्लियर। अब ना क्या है कि एक तरफ कंटेनर के अंदर आपके पास है कैथोड और एक तरफ आपके पास क्या है, एनोड। ठीक है ना, कितने आयन हैं, 4 आयन। 4 में से कोई 2 ही आयन क्या करेंगे, जाकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। बस हमें वही पता लगाना है कि कौन से 2, वो क्या क्राइटेरिया है जिसे हम ना देखते ही बता देंगे कि भाई सोडियम और हाइड्रोजन में से तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनाएगा, क्लोरीन और OH नेगेटिव में से हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन प्रोडक्ट बनाएगा। इन दोनों ने प्रोडक्ट क्यों बनाए, इस केस में इन दोनों ने क्यों नहीं बनाए, हमें ये पता करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल। कल बताया था मैंने, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या क्या होता है, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, कल एक लाइन बताई थी कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू हाई होती है वो उतना ही इजीली क्या होता है,
रिड्यूस होता है वो उतना ही इजीली क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होता है। क्लियर थी ना बात ये? चलिए ठीक है, देखिए अब ना मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी, मान लो कि कैथोड की रिएक्शन लिख रहा हूं एट कहां पे, कैथोड। क्लियर? कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब क्या जाएंगे इसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज के आयन जाएंगे, तो वो आपके पास क्या है Na पॉजिटिव, वो क्या करेगा जा करके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा बेटा Na, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हो जाएगा खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही क्या है आपके पास, मान लो यहाँ पर दूसरा जो था वो क्या था H पॉजिटिव, वो भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा आपके पास H का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर थी बात ये, हाइड्रोजन बनाएगा। और मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ H2 का हाफ भी लिख सकता हूँ। क्लियर? एट कैथोड देयर आर टू रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। क्लियर बात है? बट ओनली वन रिएक्शन इज विजिबल। इन दोनों में से एक ही रिएक्शन विजिबल होगी। विजिबल का मतलब एक ही क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी। देन विच इज द वन, जो कौन सी को एक है जो क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी। उसके लिए मैंने लिखा कि अगर इनका रिडक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि ई नोट का वैल्यू रिडक्शन के लिए, किसके लिए, जो सोडियम के रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो माइनस का 2.71 वोल्ट है, वो मैंने बताया था। हाइड्रोजन को बोला जाता है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बताया जाएगा SHE के बारे में या NHE के बारे में, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड है, प्रेफरेंस है, और स्टैंडर्ड वैल्यू 0 ली जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी, हाइड्रोजन की। बस एक बार देख लो, बाद में बता दिया जाएगा कि रिडक्शन की वैल्यू ई नोट की हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 0 वोल्ट है, 0.0 वोल्ट है। क्या क्लियर है बात ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। चलिए ठीक है, कैथोड पर दो रिएक्शन हुए, क्योंकि वहां पर कितने आयन थे, दो ऐसे आयन थे, कैटायन थे, जो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। एक का रिडक्शन, एक को रिड्यूस होने के लिए पोटेंशियल कितना, माइनस का 2.71, और दूसरे के रिड्यूस होने पर पोटेंशियल कितना, 0 वोल्टेज। क्लियर बात है? कल क्या पढ़ा था, हायर द वैल्यू ऑफ SRP, हायर द वैल्यू ऑफ SRP, है ना, इजीली क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर बात है? मतलब कैथोड पर रिडक्शन तो हो रहा है दो चीजों का, सोडियम और हाइड्रोजन का, लेकिन इजीली कौन सा होगा, जिसकी SRP की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। इसका मतलब रिडक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, अर्थात इसकी SRP ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सोडियम से ज्यादा है। इसका मतलब H पॉजिटिव, या फिर ये लिख दो कि रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, और बोल दो रिएक्शन नंबर 2 विल टेक प्लेस एट कैथोड, विल टेक प्लेस एट, कहां पे, बोलो, एट टेक प्लेस एट कैथोड, की कैथोड के ऊपर जो है वो कौन सी, रिएक्शन नंबर 2 होगी। क्लियर बात है? क्लियर है ना? अच्छा एक बार ना इस रिएक्शन को थोड़ा सा ढंग से, जो असल में NCERT जो फॉलो करती है ना, उस पोर्शन को देख लो एक बार। H2O क्या होता है, H2O होता है H पॉजिटिव प्लस में क्या होता है, OH नेगेटिव। मैंने क्या किया, यहां लिखा H2O प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है? क्या होगा, H क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बनाएगा हाफ ऑफ H2 प्लस में क्या होगा, OH नेगेटिव। तो क्या मैं इस रिएक्शन की जगह ये लिख दूं, क्या था इसमें सर, H2O में क्या थे, आयन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। H ने तो H2 बना लिया, OH क्या पड़ा है, OH की फॉर्म में ही पड़ा है, तो इसका मतलब मैंने ये रिएक्शन लिख दी। क्लियर? तो एक रिएक्शन तो ये है हमारे पास, जो क्या करेगी, कैथोड पर जा करके वहां पर क्या करेगी, कैथोड की साइड में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगी। क्लियर थी बात ये? अब कितने आयन बचते हैं, दो। एक क्या है, Cl नेगेटिव, दूसरा क्या है, OH नेगेटिव। तो हमें यही देखना है कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव जो है, इनके अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। अब आगे मतलब कौन सा जो है वो एनोड की साइड में जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा। कैथोड की रिएक्शन लिखी थी बच्चों हमने, अब मैं कर रहा हूं एट एनोड। तो एनोड पर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, Cl हाफ ऑफ Cl2 बनाएगा और क्या करेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा।
एट दैट टाइम मुझे पता चला कि क्लोरीन का हुआ ऑक्सीडेशन, तो हमने देखा कहीं से ढूंढा किताबों में कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है क्लोरीन का वो होता है बच्चों 1.36 के इक्वल होता है, 1.36 वोल्ट के क्या होता है इक्वल। आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा कि दूसरी साइड में मेरे पास क्या है OH नेगेटिव है। क्या करेगा OH नेगेटिव? OH नेगेटिव ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? ध्यान देना बात पे, ये H है, ये O है, ये H है, ये वाटर है, और मैंने यहाँ OH में ना H2O लिख दिया। कुछ गलत किया क्या? क्योंकि पता है ना हमें कि H2O के अंदर H पॉजिटिव भी है और साथ में क्या है OH नेगेटिव भी है। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ कि जब ये बॉन्ड टूटे तो दो क्या बनेंगे H पॉजिटिव, एक क्या बनेगा O-2 बनेगा। ध्यान देना इस बात पे, एक O-2 बना, उसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पर OH नेगेटिव में से जो माइनस चार्ज है वो किस पर है? ऑक्सीडेशन पर है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं OH नेगेटिव लिखता तो इसका मतलब क्या होता OH-1। क्या क्लियर था मैं? एट दैट टाइम क्या होता कि ऑक्सीजन क्या करता अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, क्योंकि इसे क्या करना था ऑक्सीजन को ही तो ऑक्सीडाइज होना था। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो चार्ज क्या करेगा खुद पर जीरो लेकर के आएगा, लेकिन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि H2O में आपके पास क्या था O-2 था, और O-2 जब O बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? O2 बनने के लिए दो चाहिए, ये भी दो चाहिए, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बस यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सर एक H2O जो है दो ले लिए मैंने, है ना, एक्वस फॉर्म में है ये आपके पास, क्या करता है 4 तो हाइड्रोजन मिलेंगे, 4 तो क्या मिलेंगे आपको H पॉजिटिव मिलेंगे। जो दो ऑक्सीजन है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकलेंगे, और वो दो ऑक्सीजन मिल करके एक क्या बनाएंगे O2 भी बनाएंगे। क्लियर? और इसके लिए ये याद रखना, ये तो याद भी रखना जरूरी कि अगर पानी का वाटर का अगर क्या होता है रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना? 0। लेकिन वहीं पर अगर ऑक्सीडेशन है ना, किसका हुआ? ऑक्सीजन का हुआ है। याद रखना बात ये, ठीक है ना। एट दैट टाइम OH नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? O2 के अंदर। एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। याद है ना बात को? अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। क्लियर हो गया ना ये? अब ये बता दो क्या बताया था उस दिन, परसों की क्लास में बताया था ना कि अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो वो रिएक्शन इजीली क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी। वो इजीली क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। यहां इजीली रिड्यूस हुआ था H2O बनाया था। यहां क्लोरीन में से और H2O में से जिसकी SRP की वैल्यू कम है वो क्या होगा? इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है ना। 1.23 और 1.36 वोल्टेज में से जो प्रेफर्ड वैल्यू है वो क्या है आपके पास? इसका मतलब ये है कि जो टोटल रिएक्शन हमारे हिसाब से होने वाली है वो कौन सी है? एनोड पर दो रिएक्शन है, क्लोरीन और क्या है? H2। अच्छा, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? इसका कम है, और हमने क्या किया था? लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या किया जाएगा? मतलब प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो होने वाली है एनोड पर, और कैथोड पर जो है वो कौन सी रिएक्शन होगी आपके पास? H2O की। लेकिन आते ही मैंने पॉइंट लिया वो था ओवर पोटेंशियल। ठीक है ना, एक्स्ट्रा, मतलब जब लगे कि 1.23 वोल्ट से हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है। रीजन समझो, ऑक्सीजन जो है वो है डबल बॉन्डेड कंपाउंड, मानते हो बात? मॉलिक्यूल वो डबल बॉन्ड है, लेकिन वहीं पर जो पहला केस है क्लोरीन जो है वो क्या है आपके पास? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, लेकिन जब ऑक्सीजन बनता है तो वो डबल बॉन्ड क्या बनता है? इसके लिए मुझे पोटेंशियल 1.23 दिखा, इसके लिए मुझे पोटेंशियल कितना? 1.36 दिखा पोटेंशियल दोनों ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं ओवर पोटेंशियल की बात करूं, मुझे थ्योरेटिकली लगा जैसे ऑक्सीजन जो है वो ये वाली रिएक्शन जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू दी ओवर पोटेंशियल के कारण, ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण, डबल बॉन्ड आने के कारण, है ना, ब्रेकडाउन मुश्किल होगा, पता है ना इस बात का।
इसी कारण से यहां प्रेफर क्या किया गया, जो फर्स्ट इक्वेशन है क्लोरीन को किया गया। क्लियर बात है? क्या था, सोडियम क्लोराइड का एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा था, 4 आयन मिले, 2 की रिएक्शन एनोड पर हुई, 2 की कैथोड पर हुई। कैथोड पर रिएक्शन रिडक्शन है, रिडक्शन में एसआरपी की वैल्यू जिसकी हाई होती है उसे चूज कर लो, लो में जिसकी मतलब ऑक्सीडेशन में जिसकी वैल्यू लो होती है उसे चूज करो। लेकिन क्या देखा कि दोनों में जो डिफरेंस आया ना वो ओवर पोटेंशियल का आया। इसका मतलब प्रेफर तो हमें तो हमारे हिसाब से ये वाली रिएक्शन थी, लेकिन इन रियल एनोड पर जो रिएक्शन है वो कौन सी है, क्लोरीन की हो रही है। ठीक है, तो देखो अब जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या है, जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बनी वो क्या है कि ओवरऑल में सर एट एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्लोरीन की होगी। कि क्लोरीन क्या करेगा, हाफ ऑफ Cl2 बनाएगा, साथ में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो एट कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर होगा कि जो H2O है ना, वो क्या करता है, जब भी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो हाफ ऑफ क्या बनाता है, H2 बनाता है, साथ में क्या मिलता है, OH नेगेटिव मिलता है, साथ में क्या मिलता है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन। यही है ना कि हाफ ऑफ O2 प्लस में क्या करेगा, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, चलिए ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन देख लो, ओवरऑल रिएक्शन में सभी को जोड़ा तो पता चला सर NaCl था। एक्वस मीडियम में क्या करवाया हमने, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। एंड में जो प्रोडक्ट मिले वो क्या मिला, एक तो सर हाफ ऑफ O2 मिला है, सॉरी हाफ ऑफ H2 मिला है, हाफ ऑफ Cl2 मिला है, साथ में क्या एक OH नेगेटिव का आयन मिला है, साथ में क्या आपके पास एक H पॉजिटिव, सॉरी सोडियम का क्या होगा, आयन होगा, Na पॉजिटिव होगा। मतलब क्लोरीन और OH में से क्लोरीन ने प्रोडक्ट बनाया। आफ्टर दैट सोडियम और किस में से, H2 में से सोडियम ने प्रोडक्ट नहीं बनाया, किसने बनाया, H ने बनाया। क्लियर। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल पे आ जाता हूं यार मैं थोड़ा सा। डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से भी मतलब किसी को डिस्चार्ज होने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए उसके हिसाब से भी मैं इसको समझ सकता था। देखो जरा कैसे, सोडियम और हाइड्रोजन में से दोनों को प्रोडक्ट बनाने के लिए सोडियम को Na बनना पड़ेगा, हाइड्रोजन को H बनना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोडियम क्या है, मेटल है, कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एज कंपेरिजन किसके, हाइड्रोजन के। बात खत्म कि सोडियम और हाइड्रोजन में से जो इजीली काम करेगा वो क्या होगा, H होगा। मतलब दोनों में से प्रोडक्ट कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। क्या क्लियर थी बात? क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात मानते हो ना बात? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, निकालना था, नहीं दे पाएगा भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो OH नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन देगा फिर कौन, वो हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा। बोलो समझ में आएगा? क्लियर है ना? ये मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बस ये देखना था कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होती है। एक और देख लो, चलो एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है? वो देखो आप अगर मैं बोल दूं कि कॉपर सल्फेट है एक्वस सॉल्यूशन में, क्या है आपके पास, कॉपर सल्फेट है, वो भी कौन से सॉल्यूशन में है, एक्वस सॉल्यूशन। मार्क कर दिया। कॉपर सल्फेट है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कितने आयन हैं? Cu2 पॉजिटिव है, आफ्टर दैट क्या है, सल्फेट है, SO4 नेगेटिव है, इसके बाद क्या है, H पॉजिटिव है, इसके बाद आपके पास क्या है, OH नेगेटिव है। वैसे आप करना है इसको, ये आपका होमवर्क, ठीक है ना? आप देखना कि कॉपर सल्फेट में से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी रिएक्शन कहां, कौन सी कैथोड पर, कौन सी रिएक्शन एनोड पर होने वाली है। दोनों में से जो प्रोडक्ट है वो किसका बनने वाला है, मतलब कौन सा जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बस आप इतना पता लगा लेना, एक बार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल हम तो यही है, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे इसको कल। ठीक है बच्चों? ये तो ये था प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा कंप्लीट होता है। मैं आपको कुछ जो है वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कुछ एक न्यूमेरिकल्स की, आप उसको सोल्व करके देख लेना कि क्या वो आपसे हो पाते हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल का और एसआरपी की वैल्यूज का ध्यान रखना, ठीक है ना? ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट ध्यान रखना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, किसका प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी साइड में किसका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना? चलिए यहां तक तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि 2 एस्पेक्ट पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बच्चों हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, प्रोसेस कैसे है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वालिटेटिव खत्म है। आज मैं आपको
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का एक सिंपल और पहला जो फैराडे का लॉ है ना वो करवा लेता हूं, ठीक है। कल हम जो है फैराडे लॉ कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, एस्पेक्ट्स के अंदर क्या देखना है आज हमें? हमें ना ये चेक करना है कि जो कैथोड की साइड में और एनोड की साइड में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कितना उनका वॉल्यूम, कितना उनका मास या कितने उनके मोल्स बनते हैं, इसी को कहा जाएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्लियर है ना कि कितना उनका नंबर ऑफ मोल बनना, कि हम बोलते हैं ना कि जो सोडियम है वो कैथोड की साइड में बना था, दूसरा जो है वो एनोड की साइड में बना था, कितना बना, कितने ग्राम बना, मास कितना है, वॉल्यूम कितना, इन दोनों को क्वांटिटेटिव, सभी चीजों को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट, इस पे न्यूमेरिकल आता है हर बार, ठीक है ना, बोर्ड के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ किसका है? फैराडे। 1 मार्क्स के अंदर आता है, कई बार ऐसा होता है समझ नहीं पाते कि क्या पूछ रही है। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? इसको करने से पहले एक सिंपल चीज और देख लो। आप बोलोगे कि सर हर बार होता है ऐसा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कोई सिंपल चीज नहीं आती, होती नहीं है वो। अब क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या है? पहले ये देखो कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोन कितना, ये बताओ। आप कहोगे 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम क्या होता है? चार्ज होता है। क्लियर? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 पॉइंट, अवोगाड्रो नंबर है ना, कितना है? अवोगाड्रो नंबर 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स। समझ गए बात ये? तो अब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इस केस में कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, एक मोल में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। देन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक मोल पर चार्ज कितना होता है? कैसे पता चलेगा? 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 का पावर 23। तो अगर आप इनको सोल्व करते हो ना, मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 486 ऑलमोस्ट इतना है। क्लियर बात है? ठीक है ना। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, एनसीईआरटी और यूपीएससी ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है ना, हम कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि सर क्या, सॉरी 96486, कि जब भी हम क्या करेंगे बताएंगे इसके अंदर कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कितना है, जो भी आपके पास दे रखा है 96486 है, ऑलमोस्ट है। आफ्टर दैट अगर मैं आईयूपीएससी और एनसीईआरटी ने बोला कि हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 96500, और इतने कूलम चार्ज को ही कहा जाता है 1 फैराडे। बस बात खत्म। क्या बोलते हैं इसको? 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। तो 1 फैराडे का मतलब क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम चार्ज की क्या है? रिक्वायरमेंट है। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। ये तो वैसे है जो बनाया गया है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकल वैल्यू भी थी सिल्वर के मास को लेकर के, कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं इसको कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये था, मोल पे चार्ज इतना है, इसका मतलब ये था। अर्थात अगर किसी को 1 मोल चार्ज चाहिए ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब उसे कितना कूलम चार्ज देना पड़ेगा? 96500 कूलम मुझे चार्ज उसको देना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा उसके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखिए जरा फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। अच्छा, डिपोजिशन याद है ना कि जब भी क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि किसी न किसी मास का लिबरेशन या डिपोजिशन होता है एट द साइड ऑफ कैथोड और एनोड, किसी भी एक साइड के अंदर।
तो फैराडे ने वो पहले थे जिन्होंने ये बोला कि ये बता दिया ने कि कितना चार्ज पास करने पर कितना डिपोजिशन या लिबरेशन होगा, इस बात को डिफाइन किया था फैराडे ने, ठीक है ना। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the amount of mass deposited or liberated at the side of electrodes is directly proportional to the charge applied। क्लियर हुई बात? ये क्या क्या बोला कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि कितना मास क्या होता है, डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जितना मैं क्या करता हूं बेटा, चार्ज उसको पास करता हूं। W क्या है, अमाउंट ऑफ मास है जो किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होगी, उसकी तरफ से गैस जो बाहर निकल जाएगी। Q क्या है, वो बैटरी का चार्ज है, उतना कूलम चार्ज है जो हम क्या करते हैं, उसको पास करते हैं। जितनी टाइम तक मैं चार्ज को पास करूंगा उतनी ही टाइम तक लिबरेशन होता है, जितना ज्यादा चार्ज पास करूंगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, डिपोजिशन या लिबरेशन होता है। दैट मींस कि द अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q की है, जहां पर Q क्या है, चार्ज है, जिसको क्या कहा जाता है, करंट इनटू में टाइम, I इनटू T कहते हैं। क्लियर है? जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आएगा Z। Z क्या है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कांस्टेंट दैट मींस कि Z किसके इक्वल है बेटा, अमाउंट अपॉन में चार्ज, कितना अमाउंट स्टोर होता है, कितना चार्ज है। क्लियर है? बहुत बार पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इतना तो समझ गया ना कि फैराडे ने क्या बोला था कि सर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उसके चार्ज पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि मैं W को क्या लिख सकता हूँ, Z इंटू I इंटू T भी लिख सकता हूँ, क्योंकि Q की वैल्यू क्या थी, IT है। अब क्या है, हमें इक्विवेलेंट कांस्टेंट बताना है। Z जो है वो किसके इक्वल है, W अपॉन में Q है। इफ 1 कूलम चार्ज इस पास, कितने कूलम, या फिर मैं ये बोलता हूं कि Z क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट का मतलब क्या है, व्हेन 1 कूलम चार्ज इस पास, या फिर ये नहीं, डेफिनेशन लिखते हैं द अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, द अमाउंट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज पास, 1 कूलम चार्ज पास, जब 1 कूलम चार्ज को पास करता हूं, दैट मींस कि Q की वैल्यू को अगर मैं 1 कूलम रखता हूं तो Z क्या आएगा, W अपॉन में 1, मतलब कितना आ जाएगा, Z इज इक्वल टू W। तो क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, वो क्या है, वो मास ही है। जब 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना मास डिपॉजिट होता है, उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा बातें कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, उसने हमें क्या बताया, हमें ये देख पता चल जाएगा कि अगर इतना मास डिपॉजिट हुआ तो इतना करंट पास हुआ, इतने टाइम पे हुआ, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे, ठीक है ना। Z I T W चारों में से कोई भी चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज और करता हूँ एक चीज को लेकर के। अब ना ये फर्स्ट लॉ वाली बात सिद्ध है कि नहीं, सही है कि नहीं, वो देखते हैं, और एक नया फार्मूला भी बना करके देखते हैं कि क्या बनता है। मैं बात करता हूं, मान लो सोडियम की। सोडियम पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1 होता है। इसका मतलब 1 मोल मैंने क्या कर लिया, सोडियम ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तब जाकर के कितना होगा, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। क्या मैं सही हूं क्या, बोलो बोलो, कि जो सोडियम है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या पूरा सोडियम बन जाएगा, और 1 मोल सोडियम का मतलब क्या है, 23 ग्राम सोडियम, अर्थात 1 मोल के कारण क्या होता है, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होता है। क्लियर? आओ फिर मैग्नीशियम पे चला मैं, तो 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर कितना 2, ये मैंने कितना लिया, 1 मोल आयन ले लिए। 1 मोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल ही क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी लेने पड़ेंगे, है ना।
आफ्टर दैट क्या होगा, जो मैग्नीशियम है इसके कारण 24 ग्राम मैग्नीशियम वहां क्या होगा, डिपॉजिट होगा। सॉरी 1 मोल नॉट 2 मोल्स। कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 2 मोल क्या लेने पड़ेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अच्छा एक एग्जांपल और ले लिया, फिर करते हैं। एल्यूमिनियम का ले लिया जो कितना है आपके पास 1 मोल है, क्या करना पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसे देने पड़ेंगे, तब जाकर के क्या होगा, 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 मोल डिपॉजिट हुआ, 1 मोल डिपॉजिट हुआ, ठीक है ना, किसका, एल्यूमिनियम का। दैट मींस 27 ग्राम एल्यूमिनियम क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्लियर हो गई ना बात, देख लो बात बन गई। फैराडे ने क्या बोला, कांस्टेंट है कोई चीज, क्या कांस्टेंट है कि किसी चीज के लिए जो अमाउंट है ना, चार्ज की जो अमाउंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, अगर मैं इसे 1 मोल चार्ज देता हूं तो भी डिपोजिशन कितना, 1 मोल हुआ। 2 मोल चार्ज देता हूं तो भी डिपोजिशन कितना, 1 मोल हुआ। और अगर 3 मोल चार्ज दे दूं ना तो भी डिपोजिशन कितना है एल्यूमिनियम का, 1 मोल है। इसका मतलब यहां कोई तो कांस्टेंट गबला था, है कि नहीं, जो क्या करता है दोनों तीनों केस में डिपोजिशन कितना कर रहा है, 1 मोल, है ना। इसका मतलब क्या था कि फैराडे ने बोला ना फर्स्ट साल की अमाउंट डिपॉजिट जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। कितना डिपॉजिट होगा मोल के हिसाब से मत देखो, अमाउंट के हिसाब से देखो कि कितना डिपॉजिट होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे चार्ज कितना दिया जाता है। क्लियर। अब इस केस में आओ आप, फर्स्ट केस के अंदर 23 आपके पास क्या दे रखे हैं, तो गर्मी। सोडियम के केस में आपको क्या दे रखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने पर वो क्या करता है 23 ग्राम का डिपोजिशन करता है। टोटल मास कितना है 23। अच्छा इसके बाद अगर मुझे ये पता लगाना है कि 1 मोल के लिए अगर इतना है तो 1 ग्राम डिपोजिशन के लिए क्या होगा, तो 1 ग्राम डिपोजिशन के आप क्या बोलोगे 6.0, मतलब सीधी सीधी बात है, गेटो नंबर से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। सेम क्या करोगे आप, जितना टोटल मास है उसको आप गेटो नंबर से आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। ऐसा ही इसका करोगे, जितना टोटल मास है उसको गेटो नंबर से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, मतलब एन से डिवाइड करोगे। क्लियर। और यही तो है फैराडे की वैल्यू, यही तो है फैराडे चार्ज की वैल्यू। तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या था कि सर डिपोजिशन जितना होता है ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के हिसाब पर, वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज हम उसमें से क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है ना। चलो ये कल दोबारा से आपको, तो कल तो ये तो क्या करवाएंगे, कल हम करेंगे सेकंड लॉ के बारे में और फर्स्ट लॉ के जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो गर्मी बहुत है अभी, बाकी जो हम कल के लेक्चर में करते हैं। चलिए थैंक यू।